Hello, hello, hello to all my lovely students. Welcome back to Bio Blossom Education with सोनाली. कैसे हो आप सब लोग? आज हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट अ वेरी स्मॉल टॉपिक विच इज़ न्यूक्लियोलस. जब हमने स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस डिस्कशन किया था प्रीवियस क्लास में, तो मैंने आपको उसी टाइम बोला था कि न्यूक्लियोलस का मैं एक अलग से लेक्चर लेके आऊँगी क्योंकि इट कैन कम इन शॉर्ट नोट. तो उस हिसाब से न्यूक्लियोलस का हम थोड़ा डिटेल पढ़ेंगे. तो वही आज हम डिस्कस करने वाले हैं. हालांकि बहुत लंबा टॉपिक ये है भी नहीं या बहुत लंबा आपका ये लेक्चर जाने वाला भी नहीं है. बहुत ही कम टाइम में मैं बहुत ब्यूटीफुली आप लोग को समझा दूंगी कि न्यूक्लियोलस का स्ट्रक्चर कैसा होता है प्लस उसके फंक्शंस क्या क्या होते हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द क्लास. Now, this is the introduction of nucleolus. Nucleolus was first discovered by Felis Fontana in 1774 in eel cells. अगेन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. डायरेक्ट आप लोग का शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है. जैसे हमने पढ़ा था कि न्यूक्लियस वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन, वैसे ही न्यूक्लियोलस को डिस्कवर किया है फेलिस फोंटाना ने इन द ईयर 1774. और किस में किया है? तो इन द ईल सेल्स. नाउ व्हाट इज ईल? तो बेटा नॉर्मली बोलूँ तो ईल्स आर फिशेस. दैट मीन्स अगर हम ईल को देखेंगे, आप लोग गूगल में एक बार फोटो भी सर्च करके देख लेना, तो बेसिकली ईल्स लंबे लंबे होते हैं. दे आर लॉन्ग, फ्लेक्सिबल और स्नेक लाइक बॉडी रहता है उनका, बट दे आर फिश. डिस्पाइट हैविंग स्नेक लाइक अपीयरेंस, दे आर फिशेस. ओके, next point, nucleolus is a membraneless spherical body situated in the nucleus in a central or peripheral position, being attached to chromatin at a specific site called nucleolar organizer region, NOR. Again very important point. ये चीज़ हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था बेटा कि न्यूक्लियोलस एक मेम्ब्रेनलेस बॉडी रहता है, यानी उसकी कोई भी आउटर कवरिंग नहीं रहती है. प्लस वो एक स्पेरिकल स्ट्रक्चर है, न्यूक्लियस में प्रेजेंट रहता है, या तो न्यूक्लियस के सेंटर रीजन में रह सकता है या पेरिफेरल यानी अवे फ्रॉम द सेंटर रीजन में भी रह सकता है. नाउ अगर हम बात करें तो न्यूक्लियस के अंदर जो स्पेस रहता है उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म. न्यूक्लियोप्लाज्म में न्यूक्लियोलस के साथ साथ क्रोमैटिन फाइबर्स भी प्रेजेंट रहते हैं. तो एट सम पॉइंट ये जो न्यूक्लियोलस है दैट गेट अटैच्ड विद द क्रोमैटिन, और वो पॉइंट या वो साइट को हम बोलते हैं NOR, दैट इज न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन. देन द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन कैन बी हु कॉइन द टर्म न्यूक्लियोलस. डिस्कवर तो किया है फेलिस फोंटाना ने, लेकिन न्यूक्लियोलस वर्ड दिया है बॉमेन ने इन 1848. नाउ जेनरली ईच न्यूक्लियस कंटेन्स 1 to 4 न्यूक्लियोली. ये चीज़ भी मैंने आपको बताया था कि जेनरली अगर हम देखें तो एक न्यूक्लियस में एक न्यूक्लियोलस होना चाहिए. बट जो ऐसे सेल्स होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा मेटाबॉलिकली एक्टिव रहते हैं, यानी जो मोर प्रोटीन सिंथेसाइजिंग सेल्स रहते हैं, उनके पास मोर देन 1 or 2 न्यूक्लियोलस कैन बी प्रेजेंट. क्योंकि जितने ज़्यादा न्यूक्लियोलस होंगे उतना ज़्यादा राइबोसोम्स बनेगा एंड देन उतनी ज़्यादा प्रोटीन सिंथेसाइज होगी. But cells of bacteria and yeast lack nucleolus. अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. ऐसे तो सब सेल्स के पास न्यूक्लियोलस रहता है, बट स्पेसिफिकली बैक्टीरियल सेल एंड ईस्ट सेल डू नॉट कंटेन एनी न्यूक्लियोलस. The oocytes of Xenopus may contain up to 1600 nucleoli. Now Xenopus क्या है? तो बेटा ये होता है एक टाइप का फ्रॉग एंड क्लॉड फ्रॉग. क्लॉड मतलब होता है बेटा पंजे. तो ऐसे फ्रॉग जिनके पंजे होते हैं, और बेसिकली ये लोग अफ्रीका में पाए जाते हैं, अफ्रीकन फ्रॉग्स होते हैं. तो उनके ओसाइड्स में 1600 न्यूक्लियोली तक भी प्रेजेंट रहता है. डन इतना तक. देन नेक्स्ट आप लोग हेडिंग दे दोगे स्ट्रक्चर. द अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोलस शोज 4 कॉम्पोनेंट्स. अभी हम डायग्राम भी देखेंगे कि न्यूक्लियोलस के स्ट्रक्चर में 4 डिफरेंट कॉम्पोनेंट्स प्रेजेंट हैं. फर्स्ट इज एमरफस मैट्रिक्स, न्यूक्लियर क्रोमैटिन, फाइब्रिल्स और इसको हम पार्स फाइब्रिलोसा भी बोल सकते हैं, देन ग्रेन्यूल्स और पार्स ग्रेन्यूलोसा. ओके, सो लेट्स रीड ऑल दिस स्ट्रक्चर वन बाय वन. नाउ यहाँ पे लिखा हुआ है सब चीज़, एंड दिस इज द अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोलस. ओके, तो बेटा पहले हम ये डायग्राम को समझ लेते हैं. अगर डायग्राम एक बार हमको अच्छे से समझ आ गया तो उसके बाद हम जो भी पॉइंट्स लिखा है स्ट्रक्चर का वो रीड आउट कर लेंगे. ठीक है.
तो जैसे हमने अभी डिस्कस किया जस्ट कि न्यूक्लियोलस के स्ट्रक्चर में 4 डिफरेंट कंपोनेंट्स प्रेजेंट रहते हैं, जिसमें पहला कंपोनेंट का नाम है मैट्रिक्स और इसको हम बोल सकते हैं एमोर्फोस मैट्रिक। नाउ एमोर्फस वर्ड का मतलब होता है बेटा कि कोई ऐसा चीज जिसका प्रॉपर कोई शेप नहीं है, कोई फॉर्म नहीं है, दैट मीन्स शेपलेस, जिसका प्रॉपर फॉर्म या शेप नहीं है उसको हम एमोर्फस बोलते हैं। और मैट्रिक्स मतलब तो आप समझ रहे हो अंदर का जितना भी हिस्सा है, जैसे हम न्यूक्लियर मैट्रिक्स भी पढ़े थे। तो बेसिकली अगर बोलूँ एमोर्फस मैट्रिक्स जो है वो न्यूक्लियोलस के अंदर जितना भी ग्राउंड सब्सटेंस है या मैट्रिक्स पार्ट प्रेजेंट है उसको बोला गया है। ओके, और दिस मैट्रिक्स इज मेड ऑफ, जैसे आप देख भी रहे हो अंदर का जितना हिस्सा है वो है मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स के अंदर बहुत सारे प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, बहुत सारे कॉलॉइड्स प्रेजेंट होते हैं। ऑल्सो यहाँ पे देखो कोई भी आउटर कवरिंग आप लोग को नहीं दिखाई देगी। जैसे हम लोग देख रहे हैं 4 कंपोनेंट है, चारों कंपोनेंट्स में कोई भी आप लोग देख लो कि कोई भी ऐसा कवरिंग लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है ही नहीं, जो है ओपन है। ठीक है, देन नंबर 2 पार्ट जो है, नंबर 2 कंपोनेंट जो है उसको नाम है न्यूक्लियोलर क्रोमैटिन। न्यूक्लियोलर क्रोमैटिन, न्यूक्लियोलर क्रोमैटिन मतलब क्या समझ रहे हो बेटा, जो क्रोमैटिन न्यूक्लियोलस के साथ एसोसिएटेड होके है। और न्यूक्लियोलर क्रोमैटिन 2 टाइप्स के होते हैं, एक हो गया पेरी न्यूक्लियोलर क्रोमैटिन, एक हो जाएगा इंट्रा न्यूक्लियोलर क्रोमैटिन। पेरी न्यूक्लियोलर क्रोमैटिन का अगर आप लोग देखोगे पोजीशन, तो पेरी, क्योंकि न्यूक्लियोलस का कोई भी आउटर कवरिंग नहीं है, तो पेरी न्यूक्लियोलर क्रोमैटिन एक शेल के जैसे, एक कवरिंग के जैसे पूरा न्यूक्लियोलस को सराउंड करके है। लाइक ये जो बाहर वाला आप लेयर देख रहे हो जो कि डिसकंटिन्यूअस फॉर्म में प्रेजेंट है, वो है पेरी न्यूक्लियोलर क्रोमैटिन। और यही पेरी न्यूक्लियोलर क्रोमैटिन कभी कभी न्यूक्लियोलस के अंदर की तरफ प्रोजेक्ट करके जा रहा है, जिस प्रोजेक्शन को ही बोला गया है इंटर न्यूक्लियोलर क्रोमैटिन। क्या बोला मैंने, पेरी न्यूक्लियोलर क्रोमैटिन पूरे न्यूक्लियोलस को एक कवरिंग के जैसे कवर करके प्रेजेंट है। वही पेरी न्यूक्लियोलर क्रोमैटिन कभी कभी न्यूक्लियोलस के अंदर प्रोजेक्ट कर जाता है, जिसको कि हम फिर बोल रहे हैं इंट्रा न्यूक्लियोलर क्रोमैटिन, लाइक दिस। ये सब इंट्रा न्यूक्लियोलर क्रोमैटिन है। समझ आया इतना तक? देन थर्ड कंपोनेंट इज फाइब्रिल्स, और जिसको पार्स फाइब्रिलोसा बोला गया है। तो जितना भी आप देख रहे हो ये सब, ओके मैं एक अलग कलर से करती हूँ, ये जितने भी फाइबर्स लाइक कंपोनेंट्स आप देख रहे हो इनसाइड द मैट्रिक्स, दैट आर फाइब्रिल्स। ओके, एंड दिस फाइब्रिल्स कंसिस्ट ऑफ आरएनए प्लस सम प्रोटीन्स। आरएनए एंड कुछ प्रोटीन्स मिलके फाइब्रिल्स बनाए हुए रहते हैं। एंड देन द फोर्थ और द लास्ट कंपोनेंट इज ग्रेन्यूल्स। ग्रेन्यूल्स तो दिख रहा है आप लोग को, जितने ये दाने दाने जैसे सब्सटेंस हैं मैट्रिक्स में उनको ग्रेन्यूल्स बोला गया है। और ग्रेन्यूल्स भी सेम आरएनए एंड प्रोटीन से मिलके ही बने रहते हैं। बट ये जो फाइब्रिल्स हैं बेटा, दिस फाइब्रिल्स आर एक्चुअली द प्रीकर्सर ऑफ ग्रेन्यूल, मतलब फाइब्रिल्स ही आगे जाके ग्रेन्यूल्स बना रहे हैं। एंड दिस ग्रेन्यूल्स आर द प्रीकर्सर ऑफ राइबोसोम, और ये ग्रेन्यूल्स फिर आगे जाके राइबोसोम बना रहे हैं। इसीलिए तो हम न्यूक्लियोलस को फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम बोलते हैं। समझ आया इतना तक? तो अब ये जो हमने स्ट्रक्चर देखा उसी के बारे में जो भी हमने समझा वो यहाँ पे पॉइंट वाइज लिखा है। देखो, फर्स्ट है एमोर्फस मैट्रिक्स। It is the homogeneous ground substance or matrix of the nucleolus, and the matrix is made up of a colloidal complex of protein. तो अगर हम बात करें मैट्रिक्स का, तो न्यूक्लियोलस का जो मैट्रिक्स होता है बेटा, वो क्लियर कलरलेस एंड जेल लाइक फ्लूइड अपीयरेंस का होता है। और होमोजीनस वर्ड यहाँ लिखा गया है, उसका मतलब होता है कि इट हैज़ अ वेरी स्मूथ एंड यूनिफॉर्म अपीयरेंस व्हेन ऑब्जर्व अंडर अ माइक्रोस्कोप। ठीक है, और ये जो मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है न्यूक्लियोलस में, इसमें प्रेजेंट होते हैं बहुत सारे डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन एंड प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस। देन सेकेंड पार्ट इज न्यूक्लियोलर क्रोमैटिन। तो न्यूक्लियोलर क्रोमैटिन हम किसको बोलते हैं, जो क्रोमैटिन न्यूक्लियोलस के साथ एसोसिएटेड होके रहते हैं उनको बोला जाता है न्यूक्लियोलर क्रोमैटिन। एंड इट इज ऑफ 2 टाइप्स, पेरीन्यूक्लियोलर एंड इंट्रान्यूक्लियोलर क्रोमैटिन। पेरीन्यूक्लियोलर क्रोमैटिन सराउंड्स द न्यूक्लियोलस लाइक अ शेल। शेल मतलब होता है कवरिंग,
It projects into the nucleolus like trabeculae which constitutes the intranucleolar chromatin. तो ये चीज़ भी मैंने आपको बताई ऑलरेडी कि पेरीन्यूक्लियोलर क्रोमैटिन न्यूक्लियोलस को एक शेल के जैसे कवर करके रखता है, क्योंकि न्यूक्लियोलस का खुद का कोई कवरिंग नहीं होती। कभी कभी पेरीन्यूक्लियोलर क्रोमैटिन न्यूक्लियोलस के अंदर एंटर कर जाता है लाइक अ प्रोजेक्शन, जिसको फिर हम इंट्रान्यूक्लियोलर क्रोमैटिन बोलते हैं। ना क्रोमैटिन है तो ऑब्वियसली डीएनए प्रेजेंट होगा। क्रोमैटिन कंसिस्ट ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन। तो न्यूक्लियोलर क्रोमैटिन का जो डीएनए होता है बेटा, उसका काम होता है कि वो आगे जाके आरआरएनए सिंथेसिस करवाता है, क्योंकि ये चीज़ तो हमने पढ़ा है कि डीएनए से आरएनए बनता है, जिस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। तो न्यूक्लियोलर क्रोमैटिन का जो डीएनए है वो सिंथेसाइज करता है आरआरएनए। डन। देन नंबर थर्ड इज फाइब्रिल्स। फाइब्रिल्स आर प्रेजेंट इन द मैट्रिक्स। तो हमने देखा मैट्रिक्स में फाइब्रिल्स प्रेजेंट रहते हैं और इनका डायमीटर होता है 50 to 80 एंगस्ट्रॉम। एंड फाइब्रिल्स कंटेन आरएनए एंड अ स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रोटीन एंड दे आर द प्रिकर्सर ऑफ ग्रेन्यूल। मतलब आगे जाके फाइब्रिल ही ग्रेन्यूल्स बनाते हैं। देन द लास्ट फोर्थ कॉम्पोनेंट इज ग्रेन्यूल्स। ग्रेन्यूल्स आर प्रेजेंट इन द मैट्रिक्स ऑफ न्यूक्लियोलस और ग्रेन्यूल्स का डायमीटर होता है 150 to 200 एंगस्ट्रॉम एंड दे ऑल्सो कंटेन प्रोटीन एंड आरएनए, बट रेशियो होता है 2:1, यानी 2 प्रोटीन इज टू 1 आरएनए। दे आर द प्रिकर्सर ऑफ राइबोसोम। तो जैसे मैंने बताया कि फाइब्रिल से ग्रेन्यूल बनता है और फिर ग्रेन्यूल से राइबोसोम बन रहा है और फिर राइबोसोम से प्रोटीन सिंथेसाइज होते हैं। बट क्योंकि यहाँ पे राइबोसोम बन रहे हैं इसीलिए हम न्यूक्लियोलस को राइबोसोम का फैक्ट्री बोलते हैं। The granules are vesicles with a light center core and a dense peripheral structure. तो ग्रेन्यूल्स नाम से समझ आ रहा है, ग्रेन्यूल मतलब क्या, दाने दाने, यानी ये वेसिकल्स होते हैं स्मॉल स्पेरिकल शेप्ड वाले, जिनका जो अंदर का सेंटर पार्ट रहता है वो लाइट रहता है, हालांकि बाहर वाला जो स्ट्रक्चर है वो डेंस रहता है। समझ आ गया इतना तक बेटा? देन नेक्स्ट लास्ट जो हम पढ़ेंगे दैट इज फंक्शन ऑफ न्यूक्लियोलस। फर्स्ट फंक्शन है इट इज द प्रिंसिपल साइट फॉर द सिंथेसिस ऑफ आरआरएनए। ऑब्वियस बात है। द ग्रेन्यूल्स ऑफ न्यूक्लियोलस आर द प्रिकर्सर ऑफ राइबोसोम, दस न्यूक्लियोलस इज द फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम। ये चीज भी हमने समझ चुका है ऑलरेडी। क्रोमैटिन ऑफ न्यूक्लियोलस कंटेन जीन और राइबोसोमल डीएनए फॉर कोडिंग राइबोसोमल आरएनए। ये चीज भी मैंने आपको बताया कि न्यूक्लियोलस का जो क्रोमैटिन रहता है बेटा, उसके पास जो डीएनए प्रेजेंट है या जीन्स प्रेजेंट है वो आगे जाके आरआरएनए बना रहे हैं। इट रिसीव एंड स्टोर्स राइबोसोमल प्रोटीन प्रोड्यूस्ड इन द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में जितने भी राइबोसोमल प्रोटीन्स प्रोड्यूस्ड हो रहे हैं उनको रिसीव करना, स्टोर करने का काम होता है न्यूक्लियोलस का, ताकि फिर वो उससे राइबोसोम बना सके। न्यूक्लियोलस इज इन सम वे इन्वॉल्व इन स्पिंडल फॉर्मेशन। ऑल्सो एक एक्स्ट्रा फंक्शन यहाँ पे लिखा है कि कुछ लेवल में अगर हम देखें तो न्यूक्लियोलस स्पिंडल फॉर्मेशन में भी इन्वॉल्व रहता है। कैसे रहता है, क्या रहता है, उतना डिटेल आप लोग को जाना ही नहीं है। बस ये पॉइंट आप लोग याद कर लो कि जब स्पिंडल फाइबर्स बनते हैं, जो कि सेल डिवीज़न में हम देखेंगे कैसे वो काम करते हैं, कैसे यूज्ड होते हैं, उसमें न्यूक्लियोलस का काम रहता है इन देयर फॉर्मेशन। डन। बस इतना तक ही था आज का टॉपिक। छोटा टॉपिक ही था जैसे मैंने आपको बोला, बट इम्पॉर्टेंट है बेटा, स्किप नहीं करना है। आप लोग को ये चीज़ें समझनी है, नोट डाउन भी करना है, क्योंकि शॉर्ट नोट में आपका डेफिनेटली आ सकता है दैट राइट अबाउट न्यूक्लियोलस। ओके, आई होप आप लोग को समझ आया है। अगर समझ आया है तो लाइक बटन हिट कर दीजिएगा, और अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। आई होप आप लोग को समझ आई है। कुछ डाउट है तो पूछ लेना कमेंट सेक्शन में। ओके, थैंक यू, बाय बाय।